Today we are going to discuss about the phases of cell cycle. लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें हम लोग ने पढ़ा था अबाउट वाई सेल्स डिवाइड, सेल डिवीज़न जो है वो कितने टाइप्स के हैं, एंड अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो सेल साइकिल है, जो सेल डिवीज़न है वो कितने फेसेस में होता है, क्या उसकी मेजर स्टेप्स होती हैं एंड वो किस तरीके से कंप्लीट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो फेसेस ऑफ सेल साइकिल है, सेल साइकिल बेसिकली जो है वो दो फेज में कंप्लीट होता है, दैट इज इंटरफेस एंड एम फेज. मैं यहाँ पर एम फेज से मतलब माइटोसिस फेज की बात कर रही हूँ. अब कुछ थोड़ा बेसिक टर्म में बता देती हूँ पहले का, कि जो सेल होता है अप्रॉक्सीमेटली एक सेल को पूरे 24 आवर्स लगते हैं डिवाइड होने के लिए. अब जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सेल साइकिल जो है वो कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ईस्ट जो होता है, ईस्ट की जो सेल साइकिल है इट कंप्लीट्स इन 90 मिनट्स. अब ये जो ईस्ट है, ईस्ट 90 मिनट में अपनी पूरी सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है. इसका मतलब ये है कि जो 90 मिनट का टाइम पीरियड है उस बीच में सेल के अंदर इंटरफेस भी हो चुका होगा एंड उसका जो माइटोसिस डिवीजन है, एम फेज जो है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, जिसको पूरा कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स. तो इसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल को अगर अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीटली डिवाइड होने में आफ्टर अंडरगोइंग इंटरफेस एंड एम फेज. अब एक ज़रूरी बात यह है कि जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है इंटरफेस से. इंटरफेस जो है ये सबसे लंबा पीरियड है किसी भी सेल साइकिल का. इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है. इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज. अब ये सवाल आता है कि क्यों इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है. एक्चुअली रेस्टिंग बस इसका नाम है, लेकिन इसमें जो सेल है वो रेस्ट नहीं करता, वो आराम से बैठ के सो खा पी के नहीं सो जाता. यहाँ पर जो सेल है वो एक्चुअली प्रिपेयर करता है. रेस्टिंग फेज हमको सिर्फ नाम याद रखना है, लेकिन एक्चुअली इट इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन फॉर व्हाट? फॉर सेल डिवीजन, यानी कि एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन. सपोज एग्ज़ाम अगर हम लोग की आने वाली होती है तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, हमें ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएँ, हम उसे फेस करने वाले हैं एग्जामिनेशन को. सिमिलरली तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन हो रही है वो इंटरफेस के अंदर होगी और मेन जो एग्ज़ाम है, जो डिवीजन है, वो कहाँ होगा? एम फेज के अंदर होगा. तो इंटरफेस इज एक्चुअली द प्रिपेयरिंग फेज. प्रिपरेशन होगा उसके अंदर किस चीज़ का? सेल इज गेटिंग रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए इस फेज को रेस्टिंग फेज बोला जाता है. रेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि इंटरफेस के अंदर सेल जो है वो पूरा इनएक्टिव है. द सेल विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव. Cell will be metabolically active but it will not divide. इंटरफेस के अंदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन वो एक्टिव जरूर रहेगा. अब ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर क्या होगा, ऐसे क्या प्रिपरेशन चल रही है इंटरफेस के अंदर? इंटरफेस के अंदर प्रिपरेशन चल रही है टू डुप्लीकेट जीनोम, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे? डुप्लीकेट होंगे. न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए. जीनोम से मतलब यहाँ पर क्या है? डीएनए. डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होगा क्योंकि उसे एक सेल से दो सेल्स में अपने जीनोम जो है वो ट्रांसफ़र करना है. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फेसेस ऑफ सेल साइकिल है, फेसेस ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट होती है इंटरफेस के बाद एम फेज भी होगा, और एम फेज के बाद सक्सीडिंग कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो इंटरफेस रेस्टिंग फेज हो गया, यानी कि प्रिपरेशन हो गई. प्रिपरेशन किस चीज़ की? कि उसे अपना जीनोम जो है, डीएनए जो है, उसे डुप्लीकेट करना है.
एंड मैक्सिमम टाइम जो लगता है इंटरफेस के लिए अंदर, सपोज 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स का टाइम है, तो 23 आवर्स का जो टाइम होता है वो लग जाएगा हमारे इंटरफेस में, और बचा हुआ 1 आवर जो है 1 आवर विल बी टेकन बाय एम फेस, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिवीजन, सेल जो है वो डिवाइड होगा, एक सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, कब, एम फेस में। उसमें समय कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 24 घंटे में से। एंड जो 23 आवर्स हैं, 23 आवर्स विल बी टेकन इनसाइड द इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर जो है वो मैक्सिमम टाइम लगता है, बाकी का डिवीजन जो है एम फेस में कम समय लगता है, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं 95% जितना भी प्रोसेस होता है वो इंटरफेस के अंदर हो जाएगा, एंड ओनली 5% वर्क इज डन इनसाइड द एम फेस। सो दिस वाज एन ब्रीफ आउटलाइन कि ये किस तरीके से सेल जो है वो डिवाइड होने वाला है। पहले आएगा इंटरफेस, सेकेंड एम फेस, देन इट विल बी कैरियोकाइनेसिस विथ सक्सीडिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद में जो सेल है इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स विथ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर जो होगा माइटोसिस के अंदर दोनों ही न्यू सेल्स में इक्वल होगा, एज दैट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द पेरेंट बॉडी। जो कि पेरेंट बॉडी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वही सिमिलर प्रेजेंट होगा इनसाइड द डॉटर सेल्स। ये माइटोसिस की खासियत है, ठीक है। अब ये जो डुप्लीकेट जीनोम है ये कैसे होगा वो हमें बात करनी है इंटरफेस के अंदर की। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरफेस, स्पेशली कि इंटरफेस के अंदर अब क्या होगा। सो इंटरफेस जो है, इंटरफेस के अंदर भी अलग फेसेस हैं। इंटरफेस के अंदर जो फेसेस है इट इज G1, S, G2 एंड G0 फेस। ये जो G0 फेस है इसे बोला जाता है क्वेसेंट स्टेज। क्वेसेंट स्टेज, क्वेसेंट स्टेज का मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में सेल जो है वो इनएक्टिव रहेगा। सेल विल बी इनएक्टिव। इनएक्टिव फॉर व्हाट, इनएक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जैसे कुछ हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो एक बार एम्ब्रियो में बन गए तो एम्ब्रियो में बनने के बाद में जब बॉडी डेवलप होगी तो वो डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, हार्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक ही बार बनेंगे, कभी डिवाइड नहीं होते। फिर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका डिवीजन कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि लिवर जो होता है, लिवर डिवाइड होता है 1 या 2 साल में एक बार। जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर होने के लिए, रिप्लेस होने के लिए 1-2 साल में फिर रिप्लेस होते हैं। कुछ जो RBCs हैं, RBCs 120 डेज के बाद में रिप्लेस होती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए रिप्लेस होते हैं, तब उनके अंदर डिवीजन होगा। कंटिन्यूसली कोई डिवीजन नहीं होता। अगर कोई सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी को नहीं रोक पाता, यानी कि कंटिन्यूसली डिवीजन होता चला जा रहा है, सेल रोक नहीं पा रहा, तो ऐसी कंडीशन जो है वो जनरेट कर देती है ट्यूमर्स को। ट्यूमर्स मतलब कि कैंसर, कैंसरस सेल्स जनरेट होने लगते हैं एंड अनवांटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूसली चलता है। तो ये जो G0 स्टेज है, इस G0 स्टेज को क्वेसेंट स्टेज बोला जाता है, जिसमें कि जो सेल जिसको डिवाइड नहीं होना है लंबे समय तक वो इस इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। जब उसको रिप्लेस होने के लिए टाइम आएगा या फिर जब उसे रिपेयर करना है, जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, जब उसको डिवीजन करना है, तब ये G0 से फिर आ जाएगा एक्टिव फेस में, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है, G1, S एंड G2। सो आई होप G0 का कंसेप्ट समझ में आ गया। G0 बस एक इनएक्टिव स्टेज है जिसमें जो सेल है वो बेचारा सो के बैठ गया है, जिसको अब डिवाइड होना ही नहीं है, वो भूल गया है कि उसे डिवाइड होना है। ठीक, अब जो सेल्स दूसरे हैं जिनको डिवीजन शो करना है, जैसे हमारे नॉर्मल स्किन सेल्स हो गए, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। कुछ भी इंजरी हो गई, रप्चर हो गया, तो ये डिवाइड जो है वो कंटिन्यूसली होंगे। तो वो किस फेसेस से गुजरेंगे इंटरफेस के अंदर? सबसे पहला है G1, जिसको गैप फेज भी बोला जाता है या बहुत सी जगह ग्रोथ फेज भी बोला जाता है।
G stands for gap और growth. तो growth phase 1, S stands for synthesis and G again stands for gap and growth. तो अब ये जो एक्चुअल में गैप, सिंथेसिस एंड अगेन G2 फेस है, इसमें क्या होने वाला है? जैसा कि मैंने बताया, इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम. सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. इसके अंदर जितने भी सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब सेल जो है, एक सेल है, सपोज दिस इज अ सेल. इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है. अब यहाँ पर न्यूक्लियस तो है ही, इसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, जो है अंदर प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक. एंड इसके अलावा और भी दूसरी गोल्जी अपैरेटस हैं. ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी. इसको बोला जाएगा सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो ये जितने भी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सब क्या होंगे? ये डुप्लीकेट होंगे, ठीक. डुप्लीकेट क्यों होना है इन्हें? क्योंकि इन्हें एक सेल से दो सेल में बंटवारा करना है, ठीक. यानी कि सपोज एक फादर है, एक फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को उन्हें अपने दो बेटों को बांटना है. तो उनके पास प्रॉपर्टी अगर सपोज उनके पास 60,000 रुपीज़ है, तो 60,000 दे हैव टू गिव इक्वली. अब उनको लेकिन कैसे सबमिट करना है? तो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा. सेल को अपने पेरेंट को, यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट सेल है, वो पेरेंट सेल डिवाइड करेगा अपने दो डॉटर सेल्स में. तो इसीलिए यानी कि जो पेरेंट सेल है, इसके पास नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स शुड बी मोर, जिससे कि वो इक्वल दो लोगों में हिस्सा कर सके. तो यहाँ पर गैप, सिंथेसिस एंड G2 फेस, इनके अंदर यही होने वाला है कि जितने भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डबल होंगे, डुप्लीकेट होंगे, ताकि वो आगे जाके दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. गैप 1 जो फेस है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है RNA का, प्रोटीन्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंड मैनी मोर, ठीक. जो भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पर ग्रोथ फेज के अंदर RNA, प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल होने शुरू हो जाएंगे. S फेस इज द मेन फेस. इसको सिंथेसिस फेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सिंथेसिस ऑफ DNA, दैट इज जीनोम. तो DNA जो है, DNA का यहाँ पर डुप्लीकेशन बोल दो या फिर रेप्लिकेशन बोल दो. तो यहाँ सिंथेसिस फेज के अंदर जो एक्चुअल में मटेरियल है पेरेंट सेल के अंदर, वो DNA जो है वो डुप्लीकेट होगा, ताकि जो उसका मटेरियल है वो दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. देन कम्स G2 फेज. तो G2 फेज जो है, G2 फेज के अंदर बचा कुचा जितना सामान है सेल के अंदर, ठीक. अब पहले में RNA, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब हो गए, दूसरे में DNA हो गया, ठीक. अब जितना भी बचा हुआ सामान है, सपोज कुछ RNA और रह गए, थोड़े बहुत प्रोटीन और डुप्लीकेट होना रह गए, तो वही G2 फेस में आके डुप्लीकेट होंगे एंड यहाँ पर G2 के बाद में ख़त्म हो जाएगा हमारा इंटरफेस. इंटरफेस विल एंड हियर टिल G2 फेज. यानी कि G2 फेज जो है, G2 फेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा इंटरफेस पूरा. अगर हमको इसे एक डायग्राम के फॉर्म में देखना है कि किस तरीके से डायग्रामेटिकली हमको रिप्रेजेंट करना है इंटरफेस और M फेस को, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. लेट्स सी, दिस इज सेल साइकिल, ओके. इंटरफेस में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ओके. G1 फेस, S फेस, G2 फेस, यहाँ हम मान देते हैं G0 फेस एंड हियर कम्स दी M फेस. यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटरफेस है और यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटरफेस हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया M फेस. सी, दिस इज ऑल अबाउट दी सेल साइकिल. कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल साइकिल है वो किस तरीके से होगी? इंटरफेस G0 में अगर है इनएक्टिव स्टेट, G1 में एंटर होगा जब उसे डिवाइड होना होगा, G1 से फिर S, S से फिर G2, G2 से फिर M फेस. सो दिस वाज अबाउट इंटरफेस. नाउ M फेस. M फेस
फेज जो है इट इज माइटोसिस फेज। माइटोसिस के अंदर जितनी भी चेंजेस होने वाले हैं एम फेज के बाद में हमको वो देखना है। जिस तरीके से इंटरफेज के अंदर 3 फेसेस थे, क्वेश्चन को अगर अलग कर दे तो 3 फेसेस थे, सिमिलरली एम फेज जो होगा, एम फेज के अंदर 4 फेस होते हैं, 4 फेसेस, जिसमें पहला है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज. So these are 4 phases present inside the M phase. ये कब की बात हो रही है? जब इंटरफेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, यानी कि 95% काम हो चुका है सेल को डिवाइड करने वाला. अब सिर्फ 5% काम बचा है जो कि किसके अंदर होने वाला है? एम फेज के अंदर. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज, जिसके बाद में सक्सेसिव होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब सेल को 2 भागों में बांटना है तो वी कांट कट इट ना, तो उसे हमें 2 इक्वल तरीके से बांटना होगा. तो डिवाइड क्या होगा? सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस, उसको बोला जाएगा कैरियोकाइनेसिस. कैरियन वर्ड जहाँ कहीं भी आता है इसका मतलब बात हो रही है न्यूक्लियस की, और साइटो वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब हो रहा है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड. तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इतना आई थिंक समझ आ चुका है. नाउ वी विल गो थ्रू द 4 फेसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफेज. अब अगर हमको सेल डिवाइड होन करना है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की. डिवीजन जो हम शो कर रहे हैं ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं. तो एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम के अंदर सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रियोल्स. दीज आर हेल्पिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की प्रोसेस के लिए जो सेंट्रियोल्स हैं, जो सेंट्रोजोम हैं, वो हेल्प करती हैं. नाउ ये जो सेंट्रोजोम है इसके अलावा और क्या ज़रूरी चीज़ है? न्यूक्लियस जिसके अंदर डिवीजन होना है. थर्ड इज क्रोमोजोम. क्रोमोजोम कब बनेगा? क्रोमोजोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होगा. कौन? सपोज दिस इज न्यूक्लियस. ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम. तो ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोजोम व्हेन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली. जब सेल डिवीजन होगा तब ही क्रोमेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोजोम में, कंडेंस्ड हो जाएगा, एंड हमें उसे डिस्टिंक्टली देख सकते हैं एट मेटाफेज. मेटाफेज जो स्टेज है इसमें हम क्रोमोजोम को डिस्टिंक्टली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो है, जैसे ये मैंने बनाया है, इस तरीके से देख सकते हैं. तो क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम की ये जो दोनों चीज़ें हैं इन्हें बोला जाता है सिस्टर आर्म्स. एंड मिडल पॉइंट जहाँ पर 2 सिस्टर आर्म्स जुड़ी हैं उसे बोला जाता है सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज कॉन्स्ट्रिक्शन. जो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि सिकुड़न, कि जहाँ पर आके जो क्रोमोजोम है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर. एंड बोथ आर सिस्टर आर्म्स. तो जो 3-4 मेन जो चीज़ें हैं सेल डिवाइड होने के टाइम पे वो क्या है? सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर एक तो सेंट्रोजोम, ठीक, देन न्यूक्लियस, क्रोमोजोम. अब जो सेंट्रोजोम है वो किस तरीके से हेल्प करेगा? सेंट्रोजोम विल मेक सम फाइबर्स जिसको बोला जाता है एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर. Spindle fibers are made from microtubules and these are actually
अटैचिंग विथ काइनेटोकोर्स विच आर प्रेजेंट नियर दी सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। वहाँ पर आकर ये जो रेज हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, कहाँ से अराइज हो रही हैं, सेंट्रियोल्स से, वो आके अटैच होंगी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। दिस वॉज अ ब्रीफ आउटलाइन अबाउट एम फेज। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज जो है, प्रोफेज के अंदर सबसे मेन चीज जो होगी, सबसे पहले डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से। ओके, देन जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू करेगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक, ये दो मेन स्टेप हैं जो कि किसके अंदर होने वाली है, प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज की अर्ली स्टेज में सेल जो है उसके अंदर हमको क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा और डिसअपियर होने लगेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस। एंड सेकेंड स्टेप क्या है, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, वो अनकॉइल होने लगेगा एंड दे विल स्टार्ट टू कंडेंस, कम टुगेदर। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हमें सेल के अंदर इस तरीके से देखने को मिलती है। दिस विल बी द न्यूक्लियस एंड जो क्रोमेटिन है वो अनकॉइल होने शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमें फिर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। देन कम्स मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर बनती है मेटाफेज प्लेट, और ये जो फेस है मेटाफेज, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है बहुत डिस्टिंक्ट हमको दिखने लगते हैं। प्रोफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेस होता है पूरे सेल डिवीजन के अंदर। पूरा जितना भी सेल डिवीजन है उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट फेस है वो प्रोफेज होगा, उसमें ज़्यादा समय लगता है। देन मेटाफेज वो फेस है जिसके अंदर हमको कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियर एंड विजिबली दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर बनती है मेटाफेज प्लेट एट द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि समझते हैं, दिस इज सेल। अब काम किसका होना है, सेंट्रोजोम का। सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल्स जो हैं वो दो डिफरेंट जगह पर पहुंच जाती है। सपोज यहाँ पर थी, दे आर रिलीजिंग रेज, किससे अटैच होंगी ये, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पास में जो स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, वहाँ जाकर रेज जो है वो अटैच हो जाएंगी। एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक, ये प्रोफेज की बात हो गई कि सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम ने स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट किए, दे अटैच टू दी, यहाँ मेटाफेज में दे अटैच होंगे वो। ठीक है, अब लेट मेटाफेज में क्या होगा, ये अर्ली मेटाफेज हुआ। अर्ली मेटाफेज के अंदर यानी कि क्रोमोसोम जो है वो एक तरफ बीच सीध में आ जाएंगे, जो सेंट्रोजोम है सेंट्रोजोम स्प्लिट हो जाएंगे, दो सेंट्रियोल्स अब दूसरे दो तरफ चली जाएंगी। दोनों तरफ जाने के बाद में वो स्पिंडल फाइबर्स एस्टर्स जो है वो क्रिएट करेंगे एंड वो एस्टर्स किससे जुड़ेंगे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। लेट मेटाफेज में जो है वो ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम है, दीज क्रोमोसोम विल अलाइन इन द सेंटर, इस तरीके से वो सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो ये जो लाइन होती है सेंटर वाली, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज प्लेट। डिसअपियरिंग जो हमको लाइन दिख रही होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो यहाँ पर अब पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी होती है। ये पूरा कंप्लीट हो गया मेटाफेज। देन कम्स एनाफेज। एनाफेज जो है इट इज शॉर्टेस्ट फेज। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है, ये ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको। अब जो मेटाफेज हमने देखा था, मेटाफेज के बाद इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। पहली तो क्या, स्प्लिटिंग ऑफ
centromere, and second movement of chromosome या chromosome to opposite poles. एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। इसके अंदर दो मेन चीज़ें होंगी, क्या? सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर किससे जुड़ा हुआ है? क्रोमोसोम के बीच में दो सिस्टर आर्म्स है, तो वो सिस्टर आर्म्स जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड थी, अब वो टूट गई हैं। ठीक, अब वो कहाँ जाएंगी? दे विल मूव टू अपोजिट पोल्स। दिस इज सेल। ठीक, ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया। ठीक, यहाँ जो है वो जो सेंट्रियोल है वो एस्टर्स जो हैं उससे जो क्रोमोसोम है हमारे वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं एंड दे हैव बीन स्प्लिट। वो इस तरीके से अलग हो चुकी हैं एंड कहाँ जा चुकी हैं? अलग अलग पोल्स पे। ये इस तरफ की तरफ डायरेक्शन जा रही है एंड ये रिपल्शन टाइप का हमको दिख रहा है कि ये उसके अपोजिट तरफ जा रही है एंड ये इसके इस तरफ आ रही है। सो दिस कंप्लीट्स द एनाफेज। देन कम्स द लास्ट फेज दैट इज टीलोफेज। टीलो का मतलब ये होता है टर्मिनल या नियर द एंड। यहाँ पर आके जो सेल डिवीजन है वो पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, बट हाँ पूरी जो एक्चुअल प्रोसेस है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले डेवलपमेंट होता है फरो का, डेवलपमेंट ऑफ फरो। व्हाट इज फरो देन? फरो मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगा? ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी इस तरीके से एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है फरो। और जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स थे ये यहाँ पर मौजूद है। अर्ली टीलोफेज के अंदर क्या होगा कि दीज क्रोमोसोम विल रिमेन इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। लेट टीलोफेज के अंदर क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम थे ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल में। फिर रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों तरफ रीअपियर हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो दो सेल हैं वो बनने की प्रोसेस जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। टीलोफेज के खत्म होने के बाद में फिर आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये होगा कि जो इसका न्यूक्लियस था, ठीक, सपोज पुराना न्यूक्लियस तो मिडिल में था, अब वो दोनों क्रोमोसोम्स जो है इक्वली दोनों तरफ आ चुके हैं। सो दिस कॉन्स्ट्रिक्शन विल मूव इनसाइड। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो अंदर तरफ पूरा आएगा। इस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो पूरा दोनों तरफ से जा चुका है। देन ये वाला जो पार्ट है ये अलग सेपरेट हो गया, दिस सेपरेटेड। देन कम्स साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो चुका है। देन इस तरीके से जो दो डॉटर सेल्स हैं वो पूरी कंप्लीटली जो है वो बन चुकी है विद द क्रोमेटिन मटेरियल। इस तरीके से दो डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म हो चुकी है एक मदर सेल से। ये प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से बता रही है कि किस तरीके से सेल जो है वो डिवाइड हो चुका है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस इट इज कंप्लीशन ऑफ फुल एम फेज। सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो डॉटर सेल्स हैं ये डॉटर सेल्स मैच्योर होके अगेन दे विल एंटर इनटू इंटरफेज, फिर उसके बाद एम फेज। सो ये जो साइकिल है दिस सेल साइकिल कंटिन्यूज whenever it is required for a particular organism to organize. So this was all about interphase, that is phases of cell cycle, M phase. Thank you.